हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी 8th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इसके पहले चैप्टर की वीडियो अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके देख सकते हैं, अगर देखी है तो ठीक है। और एक बात आप दिमाग में रखिए, अगर आप सीटेट पेपर 2 एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी जो एनसीईआरटी से एसएसटी में जो 40 से 45 नंबर का जो पोर्शन होता है आपका, जो इसमें पूछा जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अगर ये जो भी पूछे जाते हैं तो अगर आपको इनको तैयार करना है तो आप केवल एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। अगर आप सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, इसके अलावा कोई भी बुक नहीं पढ़िएगा। और एनसीईआरटी अब जैसे पढ़ने चल रहे हैं तो आपको इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो जो लाइन लिखी है आप उस लाइन पर ध्यान दीजिए और उस लाइन में घुमा फिरा के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और आपको लाइन याद रहेगी, सही बात कह रही हूँ, अगर आपको लाइन याद रहेगी आप क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। ज़्यादा उसमें आपको गहराई नहीं जाना है, ज़्यादा भाव विभोर नहीं होना है आपको, बस जो लाइन लिखी है आपको लाइन याद रहनी चाहिए। और उस लाइन को कैसे कथन कारण पूछा जाएगा, आपका दिमाग ऐसे काम करना चाहिए, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं। तो उसमें आप भावनाओं में नहीं बहना है, आप जो फैक्ट लिखे गए हैं आपको उसको रट्टा ही मारते चलिए, तभी ठीक है। समझ के अगर पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। वो रट्टा मारते मतलब नहीं है कि एक लाइन उठाइए और उसको बार बार बोलते रहिए, या कहने का मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि आप जो लाइन लिखी गई है आप वो लाइन को जैसे कि तैसे देखते रहना है और उसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको कहानी जैसी याद हो जाएगी। हाँ, तो आपको फैक्ट जो दिया गया है उसको फैक्ट को तो याद ही करना पड़ेगा, तो फैक्ट याद करते चलिएगा, बाकी लाइन पे कहानी के अनुसार सुनिएगा तो आपको याद रहेगा। तो ठीक है, ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटेंगे, चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। तो मुग़ल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली, यहाँ शक्तिशाली लगा रहना चाहिए। मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब जो थे आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार, जब इनकी मृत्यु हो गई 1707 में, तो इनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े ज़मींदार, कौन, मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े ज़मींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगीं, तो दिल्ली जो है अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। ठीक है, इतना आपने पढ़ा, आगे चलिए। 18वीं सदी के उत्तरार्ध यानी 1750 के बाद 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, यानी वह यहाँ के इलाकों को कब्जा नहीं करना चाहते थे। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? तो इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। आप इस अध्याय में यही पढ़ेंगे कि अंग्रेज जो हैं यहाँ के इलाकों को कब्जे में उनकी जो दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर ऐसा हो क्या गया जो इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, इसी चैप्टर में एक चित्र बना है, तो सारे पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है, चित्र के बारे में लिखा है कैप्टन हडसन, कौन, कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी किसने की? कैप्टन हडसन द्वारा की गई थी। औरंगजेब के बाद कोई मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। विद्रोहियों ने किसको अपना नेता माना था? बहादुर शाह जफर को। जब विद्रोह कुचल दिया गया, कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और
कंपनी ने क्या किया, बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। तो यही पेंटिंग बनाई गई है, गिरफ्तारी वाला है। तो चलिए आगे अगले पेज में चलते हैं। यहाँ देखिए मैप बना हुआ है लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा है। देखिए चित्र 2, यहाँ बताया गया 18वीं सदी में भारत तक आने वाले रास्ते। यहाँ दिखाया गया भारत से जो सारे दिख नहीं रहा है, तो इसलिए इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर मतलब इजाज़तनामा हासिल कर लिया। फिर से देखते हैं लाइन को। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। क्या मिल गया? कंपनी को व्यापार करने का, पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। जो इजाज़तनामा मिला, इसके अनुसार कोई और कंपनी इस इलाके में उससे होड़ नहीं कर सकती थी। आगे देखते हैं। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। जो इजाज़तनामा मिला था उसके अनुसार कंपनी क्या कर सकती थी? समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थीं। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थीं। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। यानी जो उन्हें चार्टर मिला था तो केवल वो इंग्लैंड के लिए ही मिला था। ऐसा नहीं है कि यूरोप में जितने भी देश हैं उनकी कंपनियों के लिए उनको मिल गया था अधिकार। वही केवल अपने देश की जो कंपनी थी उनके लिए मिला था अधिकार। तो लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। यानी इनके आने से पहले पुर्तगाली आ गए थे। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। किसने लगाया था? वास्को द गामा ने। कब? 1498 ईस्वी में। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कौन? डच। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। कौन आ गए? फ्रांसीसी व्यापारी। आगे है। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां आ रही हैं। अब इनके आगे क्या समस्या उत्पन्न होती है? समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थीं। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने किन चीज़ों की मांग थी? बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। किसकी? बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा क्या? काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी, यानी मसालों की। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगीं। जब ये कंपनियां आने लगीं, एक दूसरे से होड़ होने लगा, तो क्या हुआ? जो भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगीं और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी।
17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई से एक कंपनी किसी एक दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे आने से रोकती। तो ये सारी चीज़ें होने लगी। देखते हैं, देखिए इस पेज में साइड में दिया गया है कुछ वाणिज्यिक। वाणिज्यिक का मतलब क्या है? एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। क्या किया जाता है? एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। तो चलिए हम आगे के पेज में चलते हैं। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। अभी तो कंपनियां एक दूसरे से लड़ रही थी, अब क्या होगा? स्थानीय शासकों से भी इनका टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि यह कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। देखिए, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब? 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं अपना काम चलाते थे। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। व्यापारियों को क्या कहा जाता था? फैक्टर। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था। क्या था? वेयर हाउस, जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। वेयर हाउस में क्या किया जाता था? निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ कब? 1696 में कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर कब? 2 साल बाद उसने किसको? मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से क्या थे? इनमें से एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी को क्या जारी कर दे? बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान। फरमान क्या होता है? फरमान है एक शाही आदेश। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। किसको मिला था? शुल्क मुक्त व्यापार किसको मिला था? कंपनी को मिला था। लेकिन कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। यानी जो फरमान था कंपनी को मिला था, लेकिन जो कंपनी के निजी जो कर्मचारी थे वो अपना निजी रूप से भी व्यापार चला रहे थे, तो उनको यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी क्या किया? शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान विरोध क्यों न करते? देखिए, पेज में दिया गया है साइड में, मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं। विलियम सिम्पसन द्वारा बनाए गए चित्र 1867। मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं। यह चित्र विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया है। कब बनाया गया था? 1867 में। चलते हैं नेक्स्ट पेज। व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। कब? 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। किसकी मृत्यु के बाद? औरंगजेब की मृत्यु के बाद। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी।
मुर्शीद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। पहले कौन बना? मुर्शीद कुली खान बने, फिर इसके बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। क्या थे? ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। क्या किया? कंपनी को रियायतें देना मना कर दिया और व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। एक मिनट। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। अच्छा, व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। प्लासी का युद्ध। देखिए, 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। किससे भय था? सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसी कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाएं। क्या बोला? राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दें, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाएं। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। कहाँ? कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया। आगे हैं। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़ी की मदद भी मिल रही थी। जो रॉबर्ट क्लाइव की तरह सेना आई थी, इसको नौसैनिक बेड़ी की मदद भी मिल रही थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। पहले इस पेज में देख लेते हैं क्या दिया गया है। जो साइड में यहाँ देखिए, कठपुतली शब्द का अर्थ बताया गया है। कठपुतली क्या है? यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। और यहाँ देखिए साइड में दिया गया है। देखिए, क्या आप जानते हैं प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम पलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया था। इस जगह को पलासी यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता था। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसका होली पर इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। सिराजुद्दौला के खिलाफ रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में कंपनी की सेना का नेतृत्व किया।
फिर से एक बार देखते हैं। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफ़र की कारगुजारियाँ थीं, या जो मीर जाफ़र था यह कंपनी की तरफ मिल गया। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। देखिए, प्लासी की जंग क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। अभी भी उसको केवल व्यापार ही करना था। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया, अब मीर जाफ़र भी कंपनी का विरोध करने लगा, तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया। मीर जाफ़र को हटाकर कंपनी ने किसे नवाब बना दिया? मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई। बक्सर की लड़ाई में उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए, कितने? 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारी ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। तो 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। किसने कहा? क्लाइव ने ऐलान कर दिया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आगे है, आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया था। तो कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किसने नियुक्त कर दिया? मुगल सम्राट ने। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह ये था कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं था, इसीलिए वे सोने चांदी से सामानों को खरीदते थे। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी। किसकी? प्लासी की जंग के बाद से। और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। तो चलिए देखते हैं पेज में जो साइड में दिए गए हैं। यहाँ देखिए एक चित्र दिया गया है, इसके बारे में दिया गया है। यहाँ है महान्यायालय कच्छ। क्या है? महान्यायालय कच्छ, ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। यह ऐसी ही एक सभा का चित्र है। यहाँ देखिए, संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय
जो इंग्लैंड में रहते थे वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षाओं को संदेश और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद यहाँ बताएगा जो इंग्लैंड में थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, उनके बारे में क्या सोचते थे। पर प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी थी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता का एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। यह एक पत्र है जो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लिखा गया था विदेश मंत्री विलियम पिट को, उसी का विवरण है। आगे देखते हैं, इस पेज में भी साइड में है। यहाँ है देखिए, नवाब की शिकायतें। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था। जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जोड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी हैं। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया है और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट रहे हैं। या तो पेज के साइड में दी गई थी। आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ से पढ़ना हमको। ये कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। क्या थी? सत्ता और ताकत। लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। क्या दें? ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, अब चेन्नई, आया था तो उसकी उम्र क्या थी? 18 साल थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया तो उसकी उम्र क्या थी? 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत है 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। कब देनी पड़ी? 1772 में ब्रिटिश संसद में। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से तो बरी कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। आत्मग्लानि के कारण कर लिया होगा। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। जो कंपनी के अफसर यहाँ भारत आते थे और जब अपने देश जाते थे तो वहाँ उनके लोग क्या बोलते थे? उनको नवाब बोलते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। एक मिनट। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। उनके देशों में उन लोगों को किस नज़र से देखा जाता था यह बताया गया है। जैसे होता नहीं, कहीं जाता है इंसान, ज़्यादा पैसा कमा लेता है तो लोग बोलते हैं लग रहा है कहीं से चोरी करके, डकैती करके पैसा कमाया है। तो वैसे वहाँ के लोग उनको शक की नज़रों से देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। कंपनी का फैलता शासन।
इसके साइड में जो कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको हम पहले देख लेते हैं। इधर देखिए, यहाँ दिया गया क्लाइव खुद को कैसे देखता था। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखिए उसने क्या कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए, वो कह रहा है कि उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। क्या रॉबर्ट क्लाइव कह रहा था। आगे है कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्रायः नहीं किया। क्या किया? कंपनी ने क्या किया? कभी भी किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। एक कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। रेजिडेंट कौन होते थे? कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वो कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड बेलेजली गवर्नर जनरल कब से बना था? 1798 से 1805 गवर्नर जनरल था, तो उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। देखिए, रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने, पहले चैप्टर में आया था, जेम्स मिल ने कहा था, दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था। रेजिडेंट क्या होता था? रियासत का राजा होता था। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती रहती हैं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कोई कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। जेम्स मिल 1832। निषेधाज्ञा क्या होता है? निर्देश। निषेधाज्ञा मतलब निर्देश। अधीनस्थता मतलब दबोपन। यहाँ देखिए चित्र साइड में दिए गए हैं पेज के, यहाँ एक चित्र दिया गया है। इसमें लिखा है, अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब शुजाउद्दौला। टिली कैटल द्वारा बनाया गया चित्र है, तैल चित्र है। 1772 बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजाउद्दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शान शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक मिनट, यहाँ हम देख लेते हैं सहायक संधि के बारे में फिर से। सहायक संधि क्या थी?
जिसके ऊपर सहायक संधि थोपी जाती थी, क्या होता था, जैसे जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, यानी इस सहायक संधि को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था, यानी वो अपनी स्वतंत्र सेनाएं नहीं रख सकती थी, तो उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। किसकी तरफ से? वो अपनी सेनाएं नहीं रख सकती थी और उसे उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। तो क्या कंपनी फ्री में सुरक्षा करती थी? नहीं, क्या करना पड़ता था इन लोगों को? और सहायक सेना के रखरखाव के लिए, जो सहायक सेना थी, सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी, और भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। ये नीचे आपने पढ़ा है, तो ठीक है, आगे देखते हैं।